हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज में। और आज का टॉपिक है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और करते हैं आपको मोटिवेट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है, किससे बना है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति है, यानी अभिप्रेरणा शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से कौन से शब्द से बना है, मूवियर से बना है, लेकिन कहीं कहीं मोटम नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर दोनों हो तो दोनों में से मूवियर आपको टिक करना है। तो ज़्यादा सही क्या है, मूवियर। और इन दोनों का ही अर्थ क्या निकाला जाता है, गति करना यानी टू मूव। अन्य किस नामों से जाना जाता है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा को, जैसे कहीं कहीं इसके लिए वर्ड यूज होता है कि ये जीवन की सफलता का आधार है, अधिगम के प्रमुख कारक, या फिर इसकी अनिवार्य स्थिति क्या है, वो क्या है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन है। मोटिवेशन को सुनहरी सड़क यानी गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी अधिगम की सुनहरी सड़क, या फिर लर्निंग ऑफ हार्ट यानी अधिगम का हृदय भी कहा जाता है। यानी लर्निंग के लिए जो कंडीशन क्या है वो है मोटिवेशन, अनिवार्य स्थिति क्या है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन को गुड ने क्या बताया है, गुड का कथन है मोटिवेशन के ऊपर कि किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने और उसको नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, अभिप्रेरणा है। यानी किसी काम को जारी करने, आरंभ करने, उसको जारी रखने और उसको नियमित करने, डेली करने की प्रक्रिया क्या है, मोटिवेशन है। मैकडूगल ने मोटिवेशन के बारे में क्या कथन दिया है कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे वो मनोवैज्ञानिक दशा ही अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा था, मैकडूगल ने। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि अभिप्रेरणा वह तत्कालीन बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी व्यवहार को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वो है मोटिवेशन। और ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने। तो आप ध्यान में रखिएगा इनकी जो कथन है, जो डेफिनेशन मोटिवेशन की दी है वो क्या क्या है। नेक्स्ट है मोटिवेशन के प्रकार यानी अभिप्रेरणा के प्रकार। दो प्रकार के हैं, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक को हम जन्मजात या फिर प्राकृतिक या फिर अनसीखी यानी अनलर्न मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी हमने सीखी नहीं है, ये जन्मजात पाई जाती है। कौन सी, जैसे किसी क्रिया को कार्य करने, किसी क्रिया या कार्य को संव्य की इच्छा से करते हैं और जिससे हमें सुख, संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, वो उस प्रकार का कार्य है, वो किससे संलिप्त होता है, वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, इनर्ट जो इंटरनल मोटिवेशन है इससे। और ये किस प्रकार की होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, काम, मातृत्व, बचाव, प्रभुत्व, प्यास, प्रेम, इस प्रकार के सभी जो मोटिवेशन है या प्रेरक है वो किस में आती है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है बाह्य या फिर इनको नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहीं कहीं कहा गया है, एक्सटर्नल या फिर सेकेंडरी मोटिवेशन। कौन कौन सी है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, परिणाम की जानकारी, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये सभी क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन के तत्व। मोटिवेशन के मुख्य 3 तत्व होते हैं। पहला है नीड, दूसरा है ड्राइव और तीसरा क्या है, इंसेंटिव। लेकिन बाद में एक और तत्व दिया गया जिसका नाम था मोटिव। हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव एंड मोटिव के बारे में। पहला है आवश्यकता यानी नीड। शरीर में किसी चीज की कमी एवं अति की स्थिति को क्या बोलते हैं, आवश्यकता कहते हैं। इसको 2 वर्ग में बांटा गया है, एक तो शारीरिक यानी जैविक और दूसरा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। जैविक के अंतर्गत क्या आता है, पानी, काम, भोजन, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये सभी क्या है, आपकी जैविक नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है। जो आपकी सोशियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स है वो कौन कौन सी है, सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्नेह,
आत्म पहचान, आत्म सम्मान, साथी बनाना, स्वतंत्र रहना, ये सभी क्या है आपकी साइकोलॉजिकल या फिर जो सामाजिक नीड्स हैं। इसके बाद में कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि चक्रीय आवश्यकता कौन सी होती है। चक्रीय आवश्यकता जिनकी हमें बार बार आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, काम, नींद, ये सभी क्या है चक्रीय आवश्यकता है। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन सी आवश्यकता है जो हमें सबसे कम आवश्यक होती है। सबसे कम जरूरी आवश्यकता है वो है काम की यानी सेक्स की। अब हम इससे रिलेटेड एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा, मैस्लो ने दिया था, जो कि हम इसके सिद्धांत वाला जो पार्ट है इसके अंतर्गत देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट दूसरा जिसका नाम है ड्राइव यानी प्रणोद या फिर अंतर्नोद। ये 3 नामों से हिंदी में लिखा गया है, चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, अंग्रेजी में कहेंगे ड्राइव। अब ये क्या है? ये एक शरीर की आंतरिक दशा है जो कि विशेष प्रकार के व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे भूख और प्यास है, ये ड्राइव है। और ये किसको, जैसे भूख है, भूख लग गया तो आपको क्या जरूरत होगी, आवश्यकता होगी भोजन की, यानी आवश्यकता को क्रिएट कौन करेगा, वो करेगा आपका अंतर्नोद या फिर ड्राइव। ये एक आंतरिक दशा है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी आपको उसके बाद में जो मिला, इंसेंटिव क्या मिला, इंसेंटिव उद्दीपन जो भी है, जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन या फिर उद्दीपन कहा जाता है, यानी जो आपको मिल गया। अब जैसे सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के उद्दीपन हो सकते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, ये आपको मिला तो ये सकारात्मक है। नकारात्मक जैसे दुख प्राप्त हुआ आपको या फिर दंड मिला तो ये सभी क्या है, नकारात्मक इंसेंटिव, नेगेटिव इंसेंटिव के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो मोटिव है आपका प्रेरक। इससे पहले अपने अभिप्रेरणा चक्र देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारी आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में पैदा आती है हमारे चालक, यानी हमें मन में उत्तेजना पैदा होती है उसको प्राप्त करने की, अभिप्रेरित व्यवहार करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद में क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, यानी उससे रिलेटेड हमें कुछ मिलता है, खुशी, प्रसन्नता, दुख, और फिर लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में क्या हो जाता है, हमारा जो अंतर्नोद है वो कम हो जाता है, यानी जो टेंशन बोल सकते हो, अंतर्नोद बोल सकते हो, वो कम हो जाता है। और उसके बाद में ये चक्कर फिर से कोई नई आवश्यकता पैदा होती है और ये चक्कर साइकिल चलता रहता है। तो ये है एक अभिप्रेरणा चक्र, आप इसको देख लेना, इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसका सही सीक्वेंस क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एलिमेंट आ गया वो है 4th एलिमेंट, वो है मोटिव। अब मोटिव ये बाद में खोजा गया, वुडवर्थ इसके प्रतिपादक रहे हैं। यह एक व्यापक शब्द है, इसमें आवश्यकता, चालक, तनाव और प्रोत्साहन सारे आ जाते हैं। यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोत्साहन, चालक, यानी मोटिवेशन के जो मोटिव है इसके अंतर्गत नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ये तीनों आ जाते हैं, यानी ये सभी आ जाते हैं। कहीं कहीं पे देखा गया है कि ड्राइव को अंतर्नोद के रूप में देखा जाता है, यानी इससे पहले क्या, जो ड्राइव है इसी को ही हमने मोटिव नाम दे दिया, यानी ड्राइव का नाम बदलकर मोटिव नाम दे दिया। आज हम ड्राइव को मोटिव के रूप में देखते हैं। इन्हें परिभाषा की दृष्टि से व्यक्ति के निहित ऐसी आंतरिक शक्ति दशा के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने को अभिप्रेरित करता है। यानी जो मोटिव क्या है, जो हमने ड्राइव पढ़ा था वही एक मोटिव है, लेकिन वुडवर्थ ने इसने कहा था कि जो हमारी नीड, इंसेंटिव और हमारा ड्राइव है ये सभी मिलकर मोटिव को बनाते हैं। मन ने क्या कहा है कि प्रेरक क्या है, आंतरिक उत्तेजक और सुधारक है, या तो आंतरिक उत्तेजक है या फिर एक सुधारक है। मैकडूगल ने क्या कहा है कि प्रेरक है वो शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है जो कि किसी कार्य करने को लिए प्रेरित करती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, प्रेरक वह व्यक्ति की दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो ये है मन, मैकडूगल और वुडवर्थ के विचार, किसको, मोटिव को लेकर। अब हम देखते हैं कि मैस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। पहला है इनबोर्न यानी जन्मजात और दूसरा है अर्जित। बी हम पढ़ेंगे जो हम अर्जित करते हैं।
तो जन्मजात कौन कौन से हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, नींद और मलमूत्र त्याग, ये सभी क्या है, जन्मजात इनबोर्न मोटिव है। भूख के बारे में जो अध्ययन किया था इस मोटिव के बारे में, वो कैनन एंड वॉसबर्न ने, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में अध्ययन किसने किया था, इसके बारे में किसने बताया था, तो ये ध्यान रखना आप। जैसे प्याज के बारे में डबल डिप्लेंस सिद्धांत फेमस है, और जो काम है ये सबसे कम आवश्यक प्रेरक है, और इसका अध्ययन फ्रायड ने किया था। और हाइपोथैलेमस है वो यौन अभिप्रेरकों की भूमिका निभाता है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है काम। इसके बाद में नींद और मलमूत्र त्याग है वो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अर्जित अभिप्रेरक है, एक्वायर मोटिव है, वो कौन कौन से हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में इसको भी अच्छे से दिया हुआ है कि अब उपलब्धि अभिप्रेरक, अब ये क्या होता है, पहले तो ये किसने प्रतिपादक किया था, प्रतिपादक कौन है, मैक्लेलैंड एंड एंटीफेंस इसके प्रतिपादक हैं। अब ये क्या है, आसान भाषा में कहूँ तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्या है कि किसी कठिन कार्य को इतनी आसानी से कर लेता है, और कोई व्यक्ति क्या है किसी आसान से कार्य को नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा होता है उपलब्धि अभिप्रेरक के कारण। उपलब्धि अभिप्रेरक जिसमें अधिक होगा वो किसी भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है, और जिसमें कमी होगी वो आसान कार्य को भी नहीं कर पाएगा, उसमें भी उसे मुश्किल लगेगी। तो इसका अर्थ क्या है कि चुनौतीपूर्ण कोई भी कार्य है उसको निपुणता पार करने की आशा ही क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक है। यानी उत्कृष्टता के मानदंड को प्राप्त करना ही यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। यानी आप किसी कार्य में क्या कर, उसको सबसे बेस्ट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि सबसे बेस्ट करें हम इस कार्य को, तो वो ही क्या है, आपकी अचीवमेंट मोटिव है। उपलब्धि की आवश्यकता जिसे एन आर्च कहते हैं, एनसीईआरटी में उपलब्धि की आवश्यकता क्या कहा है, एनसीईआरटी में कहा है ये टर्म्स तो ध्यान रखना है। व्यवहारों का ऊर्जन एवं निर्देशन करती है तथा परिस्थितियों का प्रत्यक्षण को भी प्रभावित करती है। यानी उपलब्धि आपके व्यवहार को, उसका ऊर्जन, निर्देशन और उसके आपके प्रत्यक्षण को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है संबंधन अभिप्रेरक, यानी संबंध बनाने का इच्छा जो अभिप्रेरक है वो क्या है, संबंधन अभिप्रेरक। तीसरा है अनुमोदन अभिप्रेरक, यानी किसी से क्या प्रशंसा करवाना चाहते हो कि आप वो प्रशंसा करे, या प्रशंसा करना या कराना, ये क्या है, अनुमोदन अभिप्रेरक के यानी प्रेरक के बारे में है। चौथा क्या है, शक्ति अभिप्रेरक, और इसको स्टेटस मोटिव भी कहते हैं, कहीं कहीं स्टेटस मोटिव भी कहा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको पावर मोटिव कहा गया है। और इसके बारे में जो बताया था, अध्ययन विस्तार पूर्वक बताया है, वो है डेविड मैक्लेलैंड ने। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आक्रमणशीलता। कहीं कहीं पर आक्रमणशीलता को शक्ति अभिप्रेरक है, इसके अंतर्गत ही रखा गया है। अब देखिए शक्ति अभिप्रेरक क्या है, यानी दूसरे पर अपना प्रभाव जमाना क्या है, वो ही शक्ति अभिप्रेरक है। आक्रमणशीलता यानी किसी पर आक्रमण करने की भावना या आक्रमण रोकने की भावना, वो क्या है, आक्रमणशीलता के अंतर्गत है। तो ये पावर जो मोटिव है इसके अंतर्गत भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जिज्ञासा और अन्वेषण, ये भी एक अभिप्रेरक है। कौन सा है, अर्जित अभिप्रेरक। इनको मनोसामाजिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। मनोसामाजिक यानी एक जन्मजात और दूसरा मनोसामाजिक, ये ध्यान रखना। मनोसामाजिक अभिप्रेरक या प्रेरक एक्वायर मोटिव भी है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी मोटिवेशन की थ्योरी कौन कौन सी है, 5-6 थ्योरियां हैं। इतनी बार नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसने दी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सबको। पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद में सिर्फ नाम ही पूछेगा, इस और कुछ नहीं पूछेगा। यानी इसकी हिंदी में नाम आता है आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत, सोपानीकृत सिद्धांत, आत्मबल का सिद्धांत भी कहीं कहीं कहा गया है। आत्मगत अनुभूति पर बल देता है, इसलिए इसको आत्मगत सिद्धांत भी कहा गया है। मेस्लो ने 1954 में दिया था, और इसने क्या बताई थी, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी।
सर्वप्रथम कितनी आवश्यकता बताई थी? 5 प्रकार की। बाद में इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकता और जोड़ दी थी, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली आवश्यकता जो कि इसने एक पिरामिड बनाया और उसके बेस पे रखी, और वो कौन सी थी? शारीरिक आवश्यकता। जो आपकी शारीरिक आवश्यकता है, जो हमने पढ़ी है, जैविक आपकी आवश्यकता, वही शारीरिक आवश्यकता है। कौन सी? भूख, प्यास, नींद, ये सभी क्या है? शारीरिक आवश्यकता है। तो इसको इसने बेस पे रखा। दूसरे नंबर पे रखा इसने सुरक्षा की आवश्यकता, यानी जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब किसकी आवश्यकता होती है? सुरक्षा की, खुद की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा। तीसरी है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में व्यक्ति चाहता है, इसको बोलते हैं कहीं कहीं पे इसको प्रेम व स्नेह की आवश्यकता भी कहा गया है। प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता भी कहा गया है सामाजिक आवश्यकता को। चौथा क्या है? सम्मान पाना, यानी जब तीसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है उसके बाद में व्यक्ति चाहता है कि उसकी समाज में क्या हो? सम्मान हो। इसके बाद में जब सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब आती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी व्यक्ति जो बनना चाहता है वो बनने की कोशिश करता है और बनता है, उसके लिए वो प्रेरित रहता है। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी, लेकिन बाद में इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकता और जोड़ दी, जो कि जैसे उत्तेजना की आवश्यकता, इसको सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता है इसके बीच में रखा। बाद में होल नीड्स यानी समग्र आवश्यकता, इसको सम्मान एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता के बीच में रखा। और सबसे ऊपर जो आत्म सिद्धि के बाद भी एक आवश्यकता जोड़ी गई जिसका नाम था आध्यात्मिक आवश्यकता, जो कि अध्यात्म से रिलेटेड थी। यहाँ पर ये तीनों आवश्यकता जो कि 1959 के अंतर्गत जो मेस्लो ने नई आवश्यकताओं को जोड़ा था वो दी गई है। उत्तेजना जैसे अन्वेषण, कार्य, यौन संबंध, उद्यमिता, जांच पड़ताल, इससे रिलेटेड थी। और एकीकरण यानी होल नीड्स थी, जो क्या थी? गृह प्रतिष्ठा, सम्मान की आवश्यकता। इसमें क्या है कि व्यक्ति एकीकृत और सुसंगत छवि यानी खुद की छवि के बारे में सोचता है। और बाद में आती है सबसे अंतिम आवश्यकता जो जिसको आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता है, उसके बाद जोड़ा गया, जिसका नाम क्या था? मेटा नीड्स यानी आध्यात्मिक आवश्यकता। इसको बी मोटिवेशन भी कहा था मेस्लो ने। ध्यान रखना, मेटा नीड्स को क्या कहा था? बी मोटिवेशन कहा था। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति आपको पता ही है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी, जिससे जुड़ी हुई 14 संवेग बताए थे। तो ये क्या बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हैं वो मानव व्यवहार की प्रमुख चालक होती है, क्योंकि संवेग से मानव व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हम अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी देखते हैं। तीसरा क्या है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, फ्राइड, ये भी आप जानते हो। इन्होंने क्या कहा कि अचेतन मन, अचेतन, चेतन, अचेतन, इनकी बात फ्राइड ने की थी कि अचेतन मन मानव व्यवहार का प्रमुख चालक होता है, और अचेतन में मन में क्या होता है? दमित हुई इच्छाएं का पुंज होता है। नेक्स्ट कौन सा है थ्योरी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत। ये पूछ लिया जाता है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो किसकी है? वो उसके प्रतिपादक कौन है? हल, सीएल हल है। फिर आती है इंसेंटिव थ्योरी, प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसको कोफकैन एंड वोल्फ ने दिया था। प्रत्याशा एवं खिंचाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि इसके प्रतिपादक कौन से हैं। जो थ्योरीज दी हैं मोटिवेशन की, जो थ्योरीज हैं, इनके प्रतिपादक जरूर याद रखना, यही पूछे जाते हैं। अन्य जो भी थ्योरियां हैं जिसको हम जैसे अधिगम लर्निंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो इससे आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो लर्निंग होगा, और उसके अंतर्गत हम ज़्यादातर थ्योरियां हैं वो कर लेंगे, मैक्सिमम थ्योरी वहीं की है। फिर आता है 2 फैक्टर थ्योरी यानी द्विघटक सिद्धांत, इसको फ्रेडरिक हेज़बर्ग है इन्होंने दिया था। इन्होंने 2 प्रकार के घटक बताए, कौन से? एक तो था हाइजीन और दूसरा था मोटिवेटर्स। हाइजीन क्या होता है? जो संगठन के वातावरण से संबंधित है। इसमें कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, वेतन और स्थिति, सुरक्षा, अंतर्व्यक्ति संबंध, कार्यदशा है। ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं का प्रतीक है एवं वातावरण से संबंधित है। अभिप्रेरक क्या है? ये कार्य संतुष्टि की वास्तविक कारक है। ये उच्च स्तरीय आवश्यकता बताते हैं, यानी एक निम्न स्तरीय आवश्यकता बताई है इन्होंने और एक उच्च स्तरीय आवश्यकता बताई है। उच्च स्तरीय आवश्यकता को मोटिवेटर्स के रूप में जाना है और निम्न स्तरीय आवश्यकता को आरोग्य घटक के रूप में जाना है।
यानी इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में दो घटक कार्मिकों की संतुष्टि व असंतुष्टि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई सिद्धांत। एक्स वाई के सिद्धांत के बारे में सीधा पूछा जाता है कि ये किसने दिया था। ये किसने दिया था? मैकग्रेगर ने दिया था, और इनकी पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। तो इन्होंने एक एक्स सिद्धांत और एक वाई सिद्धांत के नाम से है, और इनको मिला जुला रूप है एक्स वाई का सिद्धांत या एक्स व वाई का सिद्धांत। अब एक्स सिद्धांत क्या कहता है कि यह मानवीय व्यवहार को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित करता है। इसके अनुसार व्यक्ति कामचोर, नकारा, आलसी, क्षमताविहीन, यानी जो नकारात्मक व्यवहार मूलतः आर्थिक मानव होता है, और शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता तक सीमित रहता है। जो मेस्लो ने शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता पहली और दूसरी आवश्यकता बताई थी, यानी ये सिद्धांत बताता है कि मानव क्या है, एक शारीरिक एवं सुरक्षा तक की सीमित रहता है, इन आवश्यकताओं तक की सीमित रहता है। फिर आता है वाई सिद्धांत। इसमें व्यक्ति कैसा होता है? महत्वाकांक्षी, परिश्रमी, क्षमता युक्त, सृजनात्मक, शरीर से लेकर आत्मसिद्धि, यानी ये सभी जो पांचों की पांच जो आवश्यकता थी, 1 से 5 तक की जो भी मेस्लो की आवश्यकता थी, वह उस सभी स्तर पर कार्य करता है। उसमें कौन सी आती है? जो वाई सिद्धांत के अंतर्गत 1 से 5 तक की सभी जो आवश्यकता है उसके बारे में बताया। और एक्स सिद्धांत में किस प्रकार का मनुष्य है? जिनमें नकारात्मक अवधारणाएं होती हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य, जो नकारात्मक अवधारणा होती है, इन मनुष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक या तो शारीरिक आवश्यकता या फिर सुरक्षा की आवश्यकता, इससे ऊपर ये सोच भी नहीं पाते। किसने बताया था? मैकग्रेगर ने बताया था। फिर काफी एक फेमस है ERG का सिद्धांत, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी संशोधित आवश्यकता का सिद्धांत। क्या क्वेश्चन कि इसका प्रतिपादक किसने किया था? एल्डरफर ने किया था। जो क्लेटन एल्डरफर ने, इसने 3 प्रकार की आवश्यकता बताई: अस्तित्वजन्य आवश्यकता, संबंध पर आवश्यकता, अभिवृद्धि आवश्यकता। तो इसने 3 प्रकार की आवश्यकता बताई। नेक्स्ट है द्वि आवश्यकता का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का। इसको हम किस में पढ़ेंगे? लर्निंग में थॉर्नडाइक व्यवहारवादी है, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द्वि आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था? मर्रे ने दिया था। मर्रे ने बताया था। इसमें भोजन, पानी सहित 12 आवश्यकताएं, दैहिक आवश्यकताएं, और मनोवैज्ञानिक इसने 28 आवश्यकताएं बताई थी। यानी मर्रे ने 12 के क्या बताई थी? 12 बताई थी। ये जो दैहिक आवश्यकता, जो जैविक आवश्यकता है वो, और 28 क्या बताई थी? जो मनोसामाजिक आवश्यकता है वो बताई थी। द्वि आवश्यकता सिद्धांत था। फिर आता है प्रत्याशा सिद्धांत, और CA जो H ब्रूम है, इन्होंने बताया था जो अभिप्रेरणात्मक बल है वो किसके बराबर होता है? वो शक्ति यानी पावर इनटू प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन के बराबर होता है। प्रत्याशा और शक्ति के बराबर क्या होता है? अभिप्रेरणात्मक बल होता है। ये था इनका प्रत्याशा सिद्धांत। तो ये था आपके मोटिवेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में, जो हमारी जो कंप्लीट साइकोलॉजी है, इसमें मिल जाएंगी। पुरानी वीडियोस देखने के लिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जो लर्निंग है, जो जल्द ही आएगी, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपको कंप्लीट साइकोलॉजी जो है, इसमें पूरी साइकोलॉजी करवाई जाएगी, और हमारा जो नेक्स्ट है लर्निंग, उसमें आपको पूरा जो लर्निंग के सिद्धांत हैं वो बता दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।